गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज अभी तुम लोगों का हिंदी का क्लास शुरू हो गया है। जिला अधिकारी के तरफ से ठंड बढ़ जाने के कारण पठन पाठन कार्य को स्थगित कर दिया गया है और अपने विद्यालय के तरफ से ऑनलाइन मोड में काम करने का मौका दिया गया है। तुम लोगों के पास भी बहुत सुनहरा अवसर है सेल्फ स्टडी करने का। घर पे बैठ करके अच्छे से सब सेल्फ स्टडी करो और जो जिस सब्जेक्ट का जा रहा है तुम लोगों के पास ऑनलाइन मटेरियल उसको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करते जाओ। अब चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ कि क्या पढ़ना है। अभी हिंदी व्याकरण का क्लास तुम लोगों का शुरू हो गया है। देखो अब यहाँ आज तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा अलंकार। अलंकार में जो है हम लोग क्लास में भी पढ़े हुए थे, शुरू कर दिए थे। आप देखते हैं अर्थालंकार, शब्दालंकार हो गया और अर्थालंकार में हम लोग प्रवेश किए हुए हैं। अब यहाँ अभी देखो यहाँ जो है रूपक अलंकार है, ठीक है। अर्थ अलंकार के भेद में रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार क्या करता है अच्छे से समझना है। देखो कि उपमेय में उपमा के निषेध रहित आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। समझ गए आप लोग? यानी कि उपमा और उपमेय सबको पता है कि अगर जिस वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है उसमें जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, और जिस वस्तु की तुलना होती है उसके जैसा तब वो होता है उपमान। अब हम चलते हैं आगे। अब इसका दूसरे परिभाषा को देखो। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, सबसे पहले हम लोगों को समझना है निषेध रहित, यानी कि निषेध का मतलब नकारात्मक, ठीक है, जिसमें नहीं का बोध हो। निषेध का मतलब जिस वाक्य में नहीं का बोध हो, जिस पर कोई ना कोई व्यवधान आ जाए, रुकावट आ जाए, ठीक है। अर्थात उपमेय और उपमा को एक कह दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि जिस वाक्य में अलंकार के अनुसार अगर उपमेय और उपमा को एक ही रूप में कह दिया जाए, समझे, तो वह क्या होगा? रूपक अलंकार। याद रहेगा वह कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। जिस अलंकार में उपमेय और उपमान को एक कह दिया जाए वह क्या होगा? वहां पर होगा रूपक अलंकार। याद रखना है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें दूसरा शब्द आता है कि रूपक का कोशीय अर्थ, यानी कि उसका जो है आंतरिक भेद बताने वाला, कोशीय अर्थ का उसके अंदर का भेद बताने वाला शब्द, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ। देखिए अब कोशीय अर्थ क्या होता है? एकता या एकता के, यानी कि अभेद, जो उस भेद से हटकर है, जो उस भेद से हटकर है उसको अभेद का नाम दिया गया है। और अभेद की प्रतीति, यानी कि जो अभेद दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, याद रखने योग्य बातें हैं। अब इसको ध्यान से सुनिए और याद रखिए। इस अलंकार में अत्यधिक समानता के कारण प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान का आरोप करके दोनों में अभिन्नता या समानता दिखाई जाती है। अब ऐसा माना जाता है कि इसमें जो है उपमेय को अप्रस्तुत यानी कि अलग कर दिया गया। अप्रस्तुत माने अलग हटा दिया गया और उपमान पर उसको आरोप लगा करके दोनों
इनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद कवि हैं, यानी छायावादी कवि हैं। ये छायावादी कवि हैं और इनको कहा जाता है छायावाद के प्रवर्तक। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? छायावाद के प्रवर्तक। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक हैं। क्या है? याद रखना है, प्रवर्तक है। बहुत बड़े कवि थे और उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया है कि बेटी विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये इनका कहने का मतलब है कि जब सुबह होता है, ठीक है, जब सुबह होता है तो जो सूरज की लाल किरणें होती हैं, उस लाल किरणों से, यानी कि सरोवर, तालाब, नदी, नाले की पानी का रंग जो है वो भी क्या होता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब चलते हैं यहाँ अंबर में। अंबर में देखिए, अंबर, यहाँ पे में नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ में आ गया। ठीक है, तारा में फिर नहीं था, फिर योजक चिन्ह है। ध्यान देना है बच्चों, बहुत गौर से देखना है यहाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ देखो, अंबर में योजक चिन्ह का प्रयोग, अंबर में किस चिन्ह का प्रयोग? योजक चिन्ह। फिर तारा में किस चिन्ह का प्रयोग? योजक चिन्ह का प्रयोग। देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। और उस योजक चिन्ह के में हम लोगों को वहां लगाना है में। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वाक्य में ये दिखाना है कि किस पर किसका आरोप लग रहा है, कौन सा निषेध होने का प्रतीक दिखा रहा है, कौन सा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अंबर में पनघट, तारा में घट, ठीक है, तथा उषा में नागरी। ये क्या है? नायिका का आरोप है। अब नायिका कौन है भाई? तो जौन उपमान होगा वही ना नायिका। नायिका का मतलब अभिनय करने वाला, जो प्रदर्शनकारी होता है, जो प्रदर्शन करता है, वो नायिका है। नायिका का मतलब जो उसका मुख्य भूमिका निभा रहा है वही नायिका है। ठीक है, अब इसमें दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब ध्यान दो, ये जो है इस पंक्ति में क्या कहा गया है? इसमें राम जो राजा दशरथ के बेटे थे, ठीक है। अब रतन, रतन माने बहुमूल्य पदार्थ, चाहे वो हीरा हो, सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जो बहुमूल्य है, जो बहुत कीमती है। ठीक है, इस पंक्ति में राम रतन, रतन का मतलब बहुमूल्य पदार्थ, बहुमूल्य वस्तु, ठीक है, वो धन कहा गया है। ऐसे भी संसारिक भोग विलास के तौर पर अपने बच्चे को माता पिता धन दौलत ही मानते हैं। और मानते क्या है? धन दौलत है नहीं है, ऐसी बात नहीं है, धन दौलत है, ऐसी कोई बात इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये सब चीजें जो बड़े बड़े ग्रंथों के द्वारा भी साबित हो चुकी है कि यहाँ कहा गया है राम रतन को धन कहा गया है। अब चलते हैं, अब इसमें तुम लोगों को कोई चीज कहीं समझने में कोई दिक्कत अगर होगा तो तुम लोग मैसेज करना, सबका उपाय कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, अब रूपक अलंकार की तरफ चलते हैं। अब फिर इसके जो है अनेक भेद होते हैं, इसके अनेक भेद होते हैं, लेकिन हम लोगों को 3 भेद मुख्य रूप से पढ़ना है, जो कि मैं यहाँ लिख चुकी हूँ और तुम लोग भी
रूपक होता है, ठीक है। और चौथा होता है परपरित रूपक। ये तीन जो है मुख्य रूप से इसके भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये मुख्य भेद में आते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग, अब देखते हैं। अब इसके बाद 2 नंबर में रूपक हो गया। अब तीसरे नंबर में आएगा उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरे नंबर में उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अब हम लोग इसके परिभाषा की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत, यानी कि एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। प्रस्तुत अप्रस्तुत का अर्थ यानी कि अलंकार जैसे पाठों में एक सार्थक और दूसरा क्या हो जाएगा? निरर्थक। अप्रस्तुत, ठीक है। प्रस्तुत की संभावना होती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आगे चलते हैं। अब याद रखना है तुम लोगों को, हर चीज लिखवा नहीं सकते हैं, ध्यान से सुनो। उपमा अलंकार की तरह उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कई वाचक शब्द रहते हैं और कहीं नहीं भी रहते हैं। वाचक समझ रहा है ना कि शब्द के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं, शब्द के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं उसमें 3 भेद होते हैं। लक्षणा होता है, व्यंग्यात्मक होता है और वाचक होता है, ठीक है। तो वाचक जैसे शब्दों का प्रयोग जो है अलंकार पाठ में ही किया गया है अधिकतर, और उनको उपमा उपमेय के साथ रखा गया है। वही उपमा उपमेय को साथ लेकर के वह उत्प्रेक्षा अलंकार में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। अब ये एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है कि उपमा अलंकार की तरह उत्प्रेक्षा अलंकार भी कहीं वाचक शब्द रहता है और कहीं नहीं भी रहता है। जैसे हम लोग वहाँ देखे कि जैसे कि उपमा अलंकार में वाचक का प्रयोग बार बार हो रहा था, ठीक है। वाचक का प्रयोग बार बार हो रहा था। ठीक उसी तरह से वाचक का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में भी हो रहा है, लेकिन हर जगह नहीं, कहीं पे होगा और कहीं पे नहीं भी होगा। अब निश्चित नहीं है कि हर वाक्य में ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कहीं होता है और कहीं नहीं भी होता है, ठीक है। अब इस वाचक शब्द को हम लोग जैसे पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे, कि वाचक शब्द कैसे पहचानेंगे, कि भाई अब जानने के लिए तो कुछ जानना चाहिए। तो देखो ध्यान से सुनो सब। अब इसकी पहचान कैसे होती है कि वाचक शब्द इस प्रकार के होते हैं। देखो अब वाचक शब्द अभी लिखवा नहीं रहे हैं, अब खाली लिखो यहाँ कि मान लो कि अब इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, बता दिए कि उपमा अलंकार की तरह इसमें भी वाचक शब्द का प्रयोग होता है और कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है। तो अब वाचक शब्द पहचानने का तरीका देखो, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाचक शब्द है। तो एक आसान तरीका है जिससे तुम लोग बड़े आसानी से पहचान सकते हो कि अब जिसमें आ जाए, देखो वाचक शब्द इस प्रकार के होते हैं। वाचक, इसको लिखवा देती हूं मैं, वाचक शब्द इस
इव, मानो, मानो, ठीक है, जानो, मनहु, जनहु, ठीक है। ऐसे शब्द जो होते हैं ये सब वाचक के पहचान होते हैं। ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द वाचक के पहचान होते हैं। और तुम लोगों को जब हम छंद पढ़ा रहे थे उसमें इसका प्रयोग था ना, मन जाहु रचहु मिलहु सोवरु सहर्ष सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। देखो हर जगह इसका बोध हो रहा है ना, एकदम आराम से समझ जाना, फिर याद हो जाएगा। छंद चैप्टर में सिर्फ उसमें छंद में यही बताया जाता है कि इसमें जो है वर्णों की संख्या कितनी है, इसमें कितने छंद लग रहे हैं, तो उसी के आधार पर ये जो है अलंकार शब्द को भी तैयार किया जाता है और उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब हर जगह वाचक शब्द तो होता ही है। अब वाचक शब्द से एक शब्द क्या बन जाता है? वाच्या। वाचक शब्द से क्या बन जाता है? वाच्या। देखो क्यों इसको वाच्या कहा जाता है? एकदम आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है और दिमाग में रखना है। वाचक शब्द वाच्या कैसे बन गया? सोचने वाली बात है। थोड़ा सा हम लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई वाचक शब्द जो है वाच्या कैसे बन गया। तो वाच्या बन गया इसलिए कि उसमें जो है जब वाचक शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होगा तो उसका भाव बदलना निश्चित है, उसका रूप बदलना बिल्कुल निश्चित है। नौ का सवाल ही नहीं है कि वह नहीं बदलेगा। तो जैसे ही उसका रूप बदलेगा, जैसे ही उसका रूप बदला, वह क्या हो गया? वाचक से क्या हो गया? वाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचक से क्या होगा? वाच्य हो जाएगा। जैसे ही उसका भाव बदला, वह तुरंत वाचक से क्या हो जाएगा? वाच्य हो जाएगा। उसी तरह से अब उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि अब इसमें हमको लिखना पड़ेगा। अब उत्प्रेक्षा के लिए, अब जैसे उत्प्रेक्षा को समझने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो है एक उदाहरण के तौर पर लेना है। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात। अब यहाँ जैसे इसमें उदाहरण के लिए लिखिए, जैसे सोहत, चाहे छोड़ दे, कल इसका एग्जाम्पल कल लिखवाया जाएगा। ठीक है, अभी उसको आप लोग नोट कीजिए। एग्जाम्पल यहाँ जैसे सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीतु पटु, पीतु पटु, ठीक है, पीतु पटु श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, ठीक है, गात, श्याम आगे वाले कैमरा से बना रही है, उल्टा हो जाएगा बहुत का। श्याम सलोने गात, ठीक है। अब मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि, नीलमणि
बड़ा भात। अब देखो, अब इसका अर्थ देखना है कि क्या है। अब इसका अर्थ ये है कि करने का मतलब है कि सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन का आरोप है, यानी कि रुकावट है, प्रातःकालीन पर आरोप है। यानी कि फिर से सुनो कि सांवले शरीर, सांवला शरीर किसका है? कृष्ण जी का है, विष्णु भगवान का है। सांवला शरीर किसका है? और पीले वस्त्र कौन पहनते हैं? भगवान विष्णु पहनते हैं। तो इस प्रकार से सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप का आरोप है। अब ठीक है बच्चों, इसका अर्थ समझा दिए। अब फिर कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।